जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद 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 का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन प्रतियोगी परीक्षा में छंद संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सभी साथी क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। फिर साथियों, जल्द ही हम हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य का भी विस्तृत अध्ययन शुरू करने वाले हैं। यह जो क्लास है हर रोज शाम 6 बजे होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम छंद के अन्य नामों को देखेंगे, यानी कि छंद को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सभी साथी लिखेंगे छंद छंद के अन्य नाम। छंद के अन्य नाम। तो छंद को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो लिखिए। पहला नाम है पिंगल, कौमा पद्य, कौमा गीत और कविता। ओके जी। छंद को पिंगल, पद्य, गीत और कविता नामों से जाना जाता है। आगे लिखिए। छंद छंद शब्द छंद शब्द संस्कृत संस्कृत की छद या छिदी धातु धातु में असुन असुन या घये घये प्रत्यय लगाने से बना है। ओके जी। छंद शब्द संस्कृत की छद या छिदी धातु में असुन या घये प्रत्यय लगाने से बना है। ओके जी। आगे देखिए। जिसका जिसका अर्थ आह्लादित आह्लादित करना या खुश करना या बांधना बांधना या ढकना ढकना या आकर्षित आकर्षित करना आकर्षित करना से लिया जाता है। ओके जी। यानी कि छंद का अर्थ आह्लादित करना या खुश करना या बांधना या ढकना या आकर्षित करना से लिया जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए। अब हम छंद की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा। ओके जी। परिभाषा का अध्ययन करते हैं। लिखिए सभी साथी। वर्णों वर्णों या मात्राओं मात्राओं के नियमित
नियमित संख्या के विन्यास से यदि पद्य यानी कि काव्य में आह्लाद पैदा हो उसे छंद कहते हैं। ओके जी, यानी कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि पद्य यानी कि काव्य में आह्लाद पैदा हो उसे छंद कहते हैं। अर्थात अक्षर या अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, यति, आगे देखिए गति, तुक आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ओके जी, अंत है यति, गति, तुक, मात्रा, वर्ण, चरण, गण इत्यादि से बंधी हुई पंक्ति छंद कहलाती है। ओके जी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को छंद की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। सभी साथी यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे, छंद संबंधित विशेष तथ्य, यानी कि अब हम छंद से संबंधित विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए पहला पॉइंट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ओके जी, छंद का
सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद ऋग्वेद के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से हुई बताई गई है। ओके जी, यानी कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम छंद में छंद की उत्पत्ति जो है ईश्वर से हुई बताई गई है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता यानी कि जनक पिंगल नाम के ऋषि माने जाते हैं। ओके जी, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता यानी कि जनक पिंगल नाम के ऋषि माने जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पिंगल ऋषि जी ने अपने ग्रंथ छंद सूत्रम में छंद का सुव्यवस्थित वर्णन किया है। ओके जी, पिंगल ऋषि जी ने अपने ग्रंथ का नाम है छंद सूत्रम, इसमें छंद का सुव्यवस्थित वर्णन किया है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ओके जी, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखिए, छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण भी कहा जाता है। ओके जी, अगला पॉइंट लिखिए, कविता का शाब्दिक अनुशासन छंद कहलाता है। ओके जी, कविता का शाब्दिक अनुशासन छंद कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिए, अवधि भाषा का निजी छंद
अवधी भाषा का निजी छंद बरवे बरवे छंद को माना जाता है। ओके जी। अगर आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि अवधी भाषा का निजी छंद किसे माना जाता है, तो आपने बताना है अवधी भाषा का निजी छंद जो है बरवे छंद को माना जाता है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जिस जिस प्रकार जिस प्रकार गद्य जिस प्रकार गद्य का नियामक जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद छंद या छंद शास्त्र होता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि जिस प्रकार से गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी प्रकार से पद्य का नियामक छंद या छंद शास्त्र को माना जाता है। ओके जी। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के अनुसार छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ केशवदास जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के अनुसार छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ केशवदास जी द्वारा रचित, आगे देखिए, छंदमाला को माना जाता है। ओके जी। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए सभी साथी। भिखारी दास जी द्वारा रचित छंदोर्णव पिंगल भिखारी दास जी द्वारा रचित छंदोर्णव पिंगल में छंदों का सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है। ओके जी। भिखारी दास जी द्वारा रचित छंदोर्णव पिंगल में छंदों का सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है। ओके जी, यहां तक सभी को? अगला पॉइंट लिखिए। हिंदी का सबसे प्राचीन व लोकप्रिय छंद दोहा छंद को
माना जाता है। ओके जी। हिंदी भाषा का सबसे प्राचीन व लोकप्रिय छंद दोहा छंद को माना जाता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए। दोहा दोहा छंद दोहा छंद में में ही दोहा छंद में ही सबसे पहले तुक मिलाने का प्रयोग हुआ था। ओके जी। दोहा छंद में ही सबसे पहले तुक मिलाने का प्रयोग हुआ था। यहाँ तक ओके सभी साथियों को? आगे सभी साथी यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। छंद के अंग या अवयव या संघटक तत्व। ओके जी। यानी कि अब हम छंद के अंग या अवयव या सघटक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी साथी यहाँ पर लिखेंगे छंद के 7 यानी कि 7 अंग या अवयव या सघटक तत्व माने जाते हैं। ओके जी। कहने का भाव यह कि अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि छंद के अंग कितने होते हैं, तो आपने बताना है छंद के अंग यानी कि अवयव या सघटक तत्व 7 माने जाते हैं। कर लोगे सभी साथी? यह 7 कौन कौन से हैं, आगे देखते हैं। नंबर 1 पर है वर्ण और मात्रा। नंबर 2 पर है संख्या और क्रम। नंबर 3 पर है चरण या पद या पाद। नंबर 4 पर है गति या लय। नंबर 5 पर है यति या विराम। नंबर 6 पर है तुक और नंबर 7 पर आता है गण। ओके जी। यह 7 प्रकार के छंद के अंग या अवयव या सघटक तत्व माने जाते हैं। कर लोगे सभी साथी याद? आगे हम इन सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, सबसे पहले हम नंबर 1 पर अंग लेते हैं वर्ण और मात्रा। ओके जी। इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझेंगे कि वर्ण क्या होता है और मात्रा क्या होती है। तो लिखिए सभी साथी, ध्यान दीजिए। पूर्ण व्यंजन यानी कि स्वर के साथ व्यंजन को वर्ण या अक्षर और पूर्ण व्यंजन को वर्ण या अक्षर और स्वर की मात्राओं को ही छंद की मात्रा
कहते हैं। ओके जी, यानी कि कहने का भाव है कि पूर्ण व्यंजन को वर्ण या अक्षर कहते हैं और स्वर की मात्राओं को ही छंद की मात्रा कहते हैं। अर्थात अर्थात अक्षर या वर्ण के उच्चारण उच्चारण में जो समय लगता है उसे उसे मात्रा कहते हैं। ओके जी, अंत में हम कह सकते हैं कि वर्ण या अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। ओके जी, आगे देखिए, अगला पॉइंट लिखिए। ऋषभ ऋषभ स्वर की ऋषभ स्वर की मात्रा को लघु मात्रा तथा तथा दीर्घ स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। ओके जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ऋषभ स्वर यानी कि लघु स्वर की मात्रा को लघु मात्रा तथा दीर्घ स्वर यानी कि गुरु स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि मात्राओं को छंद में किस प्रकार से गिना जाता है। तो सभी साथी सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे लघु लघु मात्रा या एक मात्रिक या ऋषभ स्वर या लघु स्वर। इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तो इसको समझते हैं कि यह क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, अ कमा ई कमा उ कमा री कमा अ, या फिर ये जो हैं व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क, की, कु, क्री और ख। ओके जी, इन सभी की जो है एक मात्रा गिनी जाती है, यानी कि ये सभी जो है लघु मात्रा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम ऋषभ स्वर भी कह सकते हैं या लघु स्वर भी कह सकते हैं। यानी कि इन सभी की छंद में एक मात्रा गिनी जाती है। तो लिखिए, इन सभी की एक मात्रा गिनी जाती है। ओके जी, आगे लिखिए अगला पॉइंट, लघु लघु मात्रा यानी कि एक मात्रा के लिए प्रयुक्त चिन्ह आगे देखिए, एक पाई रेखा यानी कि इस प्रकार से होती है। ओके जी, कहने का भाव यह कि छंद के अंदर लघु मात्रा के लिए एक पाई रेखा का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह जो है इस प्रकार से
होता है। जैसे देखिए, हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसके ऊपर हम एक मात्रा का चिन्ह लगाकर देखेंगे। जैसे कमल। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है पिन। अगला शब्द है पुल। अगला शब्द है अनिल। अगला शब्द है ऋषि। अगला शब्द है कृति। और अगला शब्द है मुंह इत्यादि। ओके जी। अब इन शब्द के ऊपर हम एक पाई रेखा का प्रयोग करते हुए इनकी मात्रा को दर्शाएंगे। जैसे क की एक मात्रा है तो इस प्रकार से निशान लगेगा। म की एक मात्रा है तो ऐसे। ल की एक मात्रा है तो इस प्रकार से निशान लगाकर हम मात्रा गिन सकते हैं। यानी कि कमल शब्द में जो है 3 मात्रा का प्रयोग किया गया है, 1, 2 और 3। इसी प्रकार से प के ऊपर जो है लघु ई की मात्रा लगी है, इसलिए इसमें एक मात्रा है। इसी प्रकार से न की भी एक मात्रा। पुल शब्द में पू की एक मात्रा, ल की एक मात्रा। अन्य शब्द में जो है अ की एक मात्रा, न को छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए एक मात्रा, ल की एक मात्रा। ओके जी। ऋषि शब्द में जो है री की एक मात्रा, श के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए इसकी भी एक मात्रा होगी। इसी प्रकार से कृति शब्द में क्री की एक, ती की एक मात्रा। इसी प्रकार से मुंह शब्द में भी मुंह जो है एक मात्रा है। यानी कि अगर किसी अक्षर या वर्ण के ऊपर लघु मात्रा 2 बार प्रयोग में आ रही है तो भी हम उसकी एक ही मात्रा गिनते हैं। इसी प्रकार से ह की भी एक मात्रा। इस प्रकार से हम छंद के अंदर मात्रा को गिन सकते हैं। ओके जी। आगे देखेंगे सभी साथी। यहाँ पर फिर से एक हेडिंग बनाएंगे, दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा या द्विमात्रिक या गुरु स्वर। ओके जी। अब हम इन सभी का अध्ययन करेंगे और मात्रा को गिनना सीखेंगे कि गुरु मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा को छंद में किस प्रकार से गिना जाता है। तो लिखेंगे सभी साथी, आ, कोमा, ई, कोमा, उ, कोमा, ए, कोमा, ए, कोमा, ओ, कोमा, औ, कोमा, अहम, कोमा, अह। इन सभी की जो है 2 मात्रा गिनी जाती है। ये जो है व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे का, की, कु, के, कै, को, कऊ, कम, कह। यानी कि अगर ये गुरु स्वर जो है मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो भी हम छंद में जो है इनकी 2 मात्रा गिनते हैं। यानी कि ये सभी जो है दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा के अंतर्गत रखे जाते हैं। आगे लिखिए, इन सभी की 2 मात्राएं गिनी जाती है। ओके जी। आगे देखते हैं। लिखिए, गुरु मात्रा या द्विमात्रिक के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा यानी कि इस प्रकार होती
है। यह चिन्ह जो है एक वर्तुल रेखा माना जाता है, जो कि गुरु मात्रा या द्विमात्रिक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमारे पास शब्द है काला। अगर हम काला शब्द में देखें तो का की 2 मात्रा है, ला की 2 मात्रा है, इसलिए इस शब्द में 4 मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हमारे पास अगला शब्द है पीला। अगर हम पीला शब्द की मात्रा को गिने तो इस प्रकार गिन सकते हैं, यानी कि पी की 2 मात्रा, ला की 2 मात्रा। ओके जी। इसी प्रकार से शब्द है कोवा। इसमें अगर हम देखें तो को की 2 मात्रा, आ की भी 2 मात्रा। ओके जी। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है प्रातः। इसमें अगर हम देखें तो प्रा की 2 मात्रा है और तह की 2 मात्रा है। ओके जी। इस प्रकार से हम छंद में जो है गुरु मात्रा या द्विमात्राओं को गिन सकते हैं, यानी कि 2 मात्रा के लिए हम वर्तुल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, लिखिए सभी साथी। अगला पॉइंट है हमारे पास, यदि यदि संयुक्त यदि संयुक्त व्यंजन यदि संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर से पहले लघु स्वर हो तो बलाघात के कारण लघु स्वर की 2 मात्रा गिनी जाएगी। ओके जी। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है मक्का। अगर हम इसमें देखें तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर से पहले हमें लघु स्वर देखने को मिल रहा है, इसलिए लघु स्वर की जो है 2 मात्रा गिनी जाएगी और फिर का की 2 मात्रा गिनी जाएगी। ओके जी। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है सज्जन। अगर हम इसमें देखें तो संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्त अक्षर से पहले हमें लघु स्वर देखने को मिल रहा है। वैसे तो लघु स्वर की 1 मात्रा होती है, लेकिन इसमें बलाघात के कारण लघु स्वर की 2 मात्रा गिनी जाएगी। इसी प्रकार से न की 1 मात्रा और ज की 1 मात्रा होती है। ओके जी। एक और शब्द देखते हैं, शब्द है मिथ्या। अब ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन से पहले हमें जो है लघु स्वर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी इस नियम के अनुसार 2 मात्रा हो जाएगी और या की भी 2 मात्रा होगी। कर लोगे सभी साथी? इसलिए इस प्रकार से हमें छंद में जो है मात्राओं को गिनना है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास हलंत या हल चिन्ह लगे हुए वर्ण से पहले वाले वर्ण की 2 मात्रा होगी। ओके जी। यानी कि कहने का भाव यह कि हलंत या हल चिन्ह लगे हुए वर्ण से पहले वाले वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाएगी। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है राजन। अब ध्यान दीजिए, हलंत चिन्ह जो है न वर्ण के नीचे लगा है और इससे पहले ज वर्ण है, जो कि लघु
स्वर में है, यानी कि उसकी एक मात्रा है। लेकिन इस नियम के अनुसार यह हलंत चिन्ह से पहले है, इसलिए इसमें जो है दो मात्रा गिनी जाएगी, यानी जय की दो मात्रा हो जाएगी, और रा की भी क्या है, दो मात्रा है। हलंत चिन्ह वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ओके जी। इसी प्रकार से अगला शब्द है हमारे पास अगर। अब ध्यान दीजिए, र की जो है एक मात्रा है और ग के नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए अ की जो मात्रा दो हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से हम हलंत चिन्ह लगे वर्ण से पहले वाले वर्ण की दो मात्रा गिनेंगे। ओके जी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास छंद। छंद या छंद शास्त्र। शास्त्र में आधे आधे अक्षर या वर्ण की मात्रा की वर्ण की मात्रा की गणना नहीं नहीं होती है। यानी कि छंद में जो है आधे अक्षर या वर्ण की मात्रा गिनी नहीं जाती है। जैसे जैसे देखिए, हमारे पास शब्द है वय। अब ध्यान दीजिए, य की जो है एक मात्रा है, इस य की भी एक मात्रा है, लेकिन आधे व की जो है कोई भी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है ज्यादा। अब इसमें देखिए, दा की जो है दो मात्रा है, या की भी दो मात्रा है, लेकिन आधे ज की कोई भी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास यदि यदि शब्द में यदि शब्द में रह, कमा, लह, कमा, मह, कमा, नह से पहले लघु स्वर आए तो उसकी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है मल्हार। अब हम अगर इस शब्द की मात्रा को गिने तो इस प्रकार से गिनी जाएगी। जैसे देखिए, र की एक मात्रा है, हा की जो है दो मात्रा है। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले नियमों के अनुसार आधे ल की जो है मात्रा म के साथ जुड़ जाएगी, यानी कि म की जो है दो मात्रा होनी चाहिए। लेकिन इस नियम के अनुसार जो है लह से पहले अगर कोई लघु स्वर देखने को मिले तो उसकी एक ही मात्रा गिनी जाती है। ओके जी। इसी प्रकार से हमारे पास एक और शब्द है कुम्हार। अब हम इसकी मात्रा को गिने तो ध्यान दीजिए, र की एक मात्रा, हा की दो मात्रा। इसी प्रकार से म की जो है आगे मात्रा जुड़नी चाहिए थी, यानी कि कु की जो है दो मात्रा होनी चाहिए थी। लेकिन इस नियम के अनुसार मह से पहले अगर लघु स्वर है तो इसकी एक मात्रा ही रहेगी। ओके जी। इसी प्रकार से एक और शब्द है तुम्हारा। अब हम अगर इसकी मात्राओं को गिने तो इस प्रकार से गिन सकते हैं। जैसे रा की दो मात्रा है, हा की भी दो मात्रा है, और तू की जो है एक मात्रा गिनी जाएगी। ओके जी। कहने का भाव यह कि यहाँ पर अगर रह, लह, मह, नह शब्द से पहले अगर लघु स्वर देखने को मिले तो उसकी हम दो मात्रा नहीं कर सकते हैं, उसकी हम एक मात्रा ही गिनेंगे। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं। अगला नियम है हमारे पास, यदि अनुस्वार
अनुस्वार शब्द के अंत में हो तो उसकी एक मात्रा ही गिनी जाएगी। ओके जी, कहने का भाव यह कि अगर अनुस्वार जो है शब्द के अंत में देखने को मिले तो उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। अगर अनुस्वार शब्द के पहले आए या बीच में आए तो उसकी दो मात्रा गिनी जाती है। लेकिन इस नियम के अनुसार अगर अनुस्वार शब्द के अंत में हो तो उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। जैसे देखिए, जैसे शब्द है हमारे पास अहम। अब ध्यान दीजिए, इस शब्द में जो है अनुस्वार शब्द के अंत में लगा हुआ है, इसलिए इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी और अ की भी एक मात्रा होगी। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है स्वयं। अब इसमें भी देखिए, अनुस्वार जो है शब्द के अंत में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी और एक मात्रा होगी व की। आदेश स्वर की हम कोई भी मात्रा छंद में नहीं गिनते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और है, जैसे शिवम। इसमें भी अनुस्वार जो है हमें अंत में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी भी एक मात्रा होगी और सी की भी एक मात्रा होगी। ओके जी, इस प्रकार से हम छंद में जो है मात्राओं को गिन सकते हैं और मात्राओं को गिनने के बाद छंद की पहचान कर सकते हैं। ओके जी, प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ नए साथियों को जोड़ें ताकि वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके और हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।